गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश की वजह से ही हमें जो कुछ भी दिखाई देता है हमारे आसपास चारों ओर, कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं हमें प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। हमारा प्रकाश का जो स्रोत है बच्चों, यदि प्राकृतिक स्रोत देखें तो सूर्य और कुछ मात्रा में चंद्रमा हमें प्रकाश देती हैं। तो सूर्य और चंद्रमा हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं। और यदि कृत्रिम स्रोत देखें, है ना, आप सभी जानते हैं कृत्रिम स्रोत किसे कहते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया होता है, मानव द्वारा बनाया गया होता है। तो जो लैंप होता है, दिया होता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है और अंधेरे को दूर किया जा सकता है। बल्ब हो गए, लैंप, बल्ब, टॉर्च, ये सारी चीज़ें जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अंधेरे को दूर करते हैं। तो ये हमारे कृत्रिम स्रोत हो गए बच्चों। और प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत हमारा सूर्य, चंद्रमा आते हैं। जब हम किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो आँख खुली होने पर भी कमरे में रखी हुई वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, है ना बच्चों। कभी कभी पावर ऑफ भी हो जाता है। तो हम जब किसी कमरे में या फिर कहीं भी जाते हैं, जैसे कि हम घर में हैं और पावर अचानक ऑफ हो गई, तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उस कमरे में प्रकाश नहीं होता है। इस कारण से हमारे जो आँखों में जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारे आँखों में आती है, यानी कि हमारे आँखों में पहुंचती है, तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है बच्चों। तो जब हम अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, हमारे आँखें खुले होने पर भी हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है। किंतु क्या होता है, जब बल्ब के जलने पर हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। वस्तुओं को देख पाने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बच्चों प्रकाश, जो वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हो रही है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश वस्तुओं से टकराने के बाद हमारी आँखों तक पहुँचता है, तब हम उसे देख पाते हैं, है ना। ये जब प्रकाश क्या होता है बच्चों, किसी भी वस्तु पर पड़ता है ना, प्रकाश पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, उस वस्तु से टकराने के बाद हमारे आँखों तक पहुँचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होती है हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए। जो कुछ भी हमें देखना है वो प्रकाश के वजह से ही देख पाते हैं। 11.1 प्रकाश के स्रोत, है ना। प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं बच्चों, उसके बारे में हम देखते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। जो भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि हम देखें बच्चों, जो सूर्य होता है वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, चंद्रमा भी कुछ मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी क्या हैं, हमारे प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं, जिसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये प्रकृति में पाए जाते हैं, है ना, मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, प्रकृति में पाए जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा इसलिए प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है। प्रकृति से मिलने वाले प्रकाश स्रोतों को प्राकृतिक स्रोत तथा मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोतों को मानव निर्मित स्रोत यानी कि कृत्रिम स्रोत कहते हैं। आइए अब हम यह पता करें कि प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो बच्चों, हमें ये पता करना है कि प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। यदि हम कृत्रिम स्रोत के बारे में देखें, है ना, जो मानव द्वारा बनाया गया है, तो ये कहाँ कहाँ से मिलता है प्रकाश हमें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सारणी 11.1 को अपनी कॉपी में लिखकर पूरा करें। तो यहाँ पर सारणी 11.1 है, जिसमें प्रकाश के स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत, ये दो स्रोत दिए गए हैं बच्चों। और इसमें आप सभी को प्राकृतिक स्रोत लिखना है और इसमें कृत्रिम स्रोत लिखना है। तो हम प्राकृतिक स्रोत में क्या लिखेंगे, सूर्य लिखेंगे, चंद्रमा लिखेंगे। जो हमारा, आप लोग सुने होंगे, जो जुगनू होता है, ये तो जो प्रकाश स्वयं प्रकाशित होता है, पर ये प्रकाश नहीं देता है दूसरों को, है ना। पर हम जब बहुत सारे जुगनू को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो कुछ मात्रा में प्रकाश हमें देते हैं। जब बहुत सारे जुगनू को इकट्ठा करेंगे तभी वो प्रकाश थोड़े मात्रा में
प्रकाशित कर सकते हैं। तो हम जुगनू को भी प्राकृतिक स्रोत में लिख सकते हैं बच्चों। कृत्रिम स्रोत में यदि हम देखें तो जो लैंप होता है, दिया होता है, ये सभी मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। दिया, लैंप और जो टॉर्च होता है, बल्ब होता है, ये सभी कृत्रिम स्रोत हैं प्रकाश के। ठीक है, अब हम देखते हैं 11.2 क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना। हम ये देखेंगे बच्चों कि क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता है। तो हम इसे क्रियाकलाप 1 यानी कि क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं बच्चों, आवश्यक सामग्री में हम मोमबत्ती लेंगे, माचिस लेंगे, स्ट्रॉ लेंगे या फिर कागज को मोड़कर बनाई गई सीधी नली, है ना। आप सभी जानते हैं स्ट्रॉ किसे कहते हैं। जो हम जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, फ्रूटी वगैरह पीते हैं, जिसमें हम जो पाइप का यूज करते हैं, है ना, पतली नली वाली पाइप का यूज करते हैं, उसे ही स्ट्रॉ कहते हैं। ठीक है, एक मोमबत्ती जलाइए। स्ट्रॉ या सीधी नली के एक सिरे को मोमबत्ती की लौ के सामने रखिए। तो हमें 11.1 में देखना है बच्चों किस प्रकार से मोमबत्ती रखा हुआ है। जो स्ट्रॉ है उसके द्वारा हम किस प्रकार से देख रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग देखिए कि सिरे से लौ को देखिए। ये सिरे से हमें क्या करना है, लौ को देखना है। क्या लौ दिखाई दे रही है? तो बच्चों इस प्रकार से हम देखेंगे तो हमें लौ दिखाई देती है ना। अब नली को बीच में थोड़ा मोड़िए। अब इस प्रकार से 11.2 का जो चित्र दिया हुआ है बच्चों, इसमें हम देखेंगे जो स्ट्रॉ है इसको हम थोड़ा सा मोड़ देते हैं तो जलती हुई जो मोमबत्ती को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो क्या इस बार भी आपको मोमबत्ती की लौ दिखाई दी? ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो हम इस प्रकार से जब देखते हैं बच्चों तो हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती है ना। जब हम प्रकाश सीधी रेखा में ऐसे दिखाई देती है, जब इसे मोड़ देते हैं तो हमें प्रकाश नहीं दिखाई देती। इससे ये पता चलता है बच्चों कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलती है ना। सीधी रेखा में चल रही है इसलिए हमें दिखाई देती है। यदि इसी जो स्ट्रो को हम मोड़ देते हैं तो हमें प्रकाश नहीं दिखाई देती। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। क्रियाकलाप 2 में हम भी क्रियाकलाप 2 में भी हम देखेंगे बच्चों, आवश्यक सामग्री में हम मोमबत्ती लेंगे, लंबी सुई लेंगे, माचिस की 3 खाली डिबिया लेंगे, है ना। माचिस की 3 खाली डिबिया लेना है और लकड़ी के 4 टुकड़े लेना है। तो आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं किस प्रकार से ये लकड़ी के 4 टुकड़े हैं और ये हमारा जो माचिस है, खाली डिबिया है माचिस की। ठीक है, तो पहले तीनों माचिस के अंदर के खोखे निकालकर उसमें समान ऊंचाई पर सुई की मदद से बारीक छेद कीजिए। इस प्रकार से हमें 11.3 चित्र के अनुसार हमें बारीक सुई से छेद करना है बच्चों। और माचिस के इन खोखों को चित्र 11.4 के अनुसार लकड़ी के 4 गुटकों की मदद से जमाइए। इस प्रकार से हमें लकड़ी के 4 गुटकों की मदद से जमाना है, परंतु ध्यान रखिए कि तीनों खोखे बराबर ऊंचाई पर ना हो, उन्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे रखिए। हमें क्या करना है, वो बराबर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर और नीचे होना चाहिए। अब एक तरफ जलती हुई माचिस रखकर मोमबत्ती रखकर दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करें क्या मोमबत्ती की लौ दिखाई दे रही है। तो जब हम इस प्रकार से माचिस की खाली डिबिया को जब हम जमाते हैं बच्चों, तो यहाँ मोमबत्ती जब जला हुआ है तो हम देखते हैं कि जो इनकी रेखा है, सीधी रेखा में हमें प्रकाश यानी कि प्रकाश दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है ना। हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई दे रही है। अब तीनों खोखों को बिल्कुल बराबर ऊंचाई तक बाहर निकालिए। तीनों छेद सीध में हैं। यह पक्का करने के लिए तीनों छेदों में से एक लंबी सुई डालकर देख लीजिए। अब फिर से देखिए कि क्या एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ रखी मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो माचिस की खाली डिबिया है उसे निकाल लेना है और बराबर ऊंचाई तक बाहर निकालना है और तीनों में जो छेद है वो सीध रेखा में है या नहीं है उन्हें देखना है। तो बच्चों क्या होता है, जो ये छेद है ये हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं, है ना। यही
ये छेद, यदि माचिस को हम ज़्यादा ऊंचाई पे रख दें तो इनके जो छेद है, इनके बाद इनमें जो छेद नहीं दिखाई देंगे। यदि ये बराबर है बच्चों तो हमें ये लौ दिखाई देंगे, और यदि ये बराबर ना हो, ऊपर नीचे हो, है ना, तो हम देखते हैं बच्चों समान ऊंचाई पे नहीं होगा। अगर ऊपर नीचे ऊंचाई होगा तो इससे हमारा जो छेद है, दूसरे जो माचिस की डिबिया है उसका जो छेद है वो थोड़ा ऊंचाई पर रहेगा, तो हमें वो प्रकाश क्या है, नहीं दिखाई देगा। ये नीचे है तो यानी कि छेद तीनों के बराबर होंगे तो हमें ये प्रकाश की किरण दिखाई देंगे। और यदि ये माचिस की डिबिया ऊपर नीचे होगी तो हमें ये जो प्रकाश है वो नहीं दिखाई देती हैं। तो इससे भी पता चलता है बच्चों की जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? तो बच्चों प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है ना। हम जब देखते हैं कि यदि माचिस की जो डिबिया है उसको ऊपर नीचे एडजस्ट करें, ये क्या है, समान ऊंचाई पर है बच्चों, इसलिए हमें क्या हो रहा है कि ये छेद, दूसरी छेद और तीसरे, ये तीनों छेद से प्रकाश क्या हो रही है, हमारी आँखों तक पड़ रही है, इसलिए हमें ये मोमबत्ती दिखाई दे रही है ना, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है। यदि इस माचिस की डिबिया को हम इतनी ऊंचाई पर ऐसे रख देते तो क्या होता है, इस छेद के बाद दूसरी छेद नज़र नहीं आती क्योंकि वो थोड़ी ऊंचाई पे है, तो इससे क्या होता है, प्रकाश हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में दिखाई देती हैं, प्रकाश मोड़ कर इधर उधर से नहीं आ सकती, है ना। अब हम देखते हैं बच्चों, अब आप प्रकाश की चाल के विषय में जानने के लिए उत्सुक होंगे कि प्रकाश कितनी तीव्र चाल से चलता है ना, यानी कि उनकी जो गति होती है बच्चों, कितनी तेजी गति से वो चलता है, उनकी जो चाल है ना। तो तीव्र चाल से प्रकाश कितनी तीव्र चाल से चलता है, तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है ना। जो सूर्य में प्रकाश की चाल चलती है बच्चों, वो कितनी, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है ना। प्रकाश की तीव्र गति के कारण ही हम किसी बल्ब जलाने और उसके प्रकाश को दीवार तक पहुंचने के बीच लगे समय को नोट नहीं कर पाते। हम बल्ब जलाते हैं बच्चों, तो जो बल्ब की जो प्रकाश है वो दीवार पर पड़ती है ना, तो जब वो दीवार पे पड़ती है तो उस समय का जो समय होता है बच्चों, उनको नोट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, यानी कि हम नोट नहीं कर पाते, इतनी तेजी गति से वो प्रकाश दीवारों पर पड़ती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश लगभग 8 मिनट का समय लेता है। तो ये हम सब जानते हैं बच्चों कि जो प्रकाश है, जो सूर्य की प्रकाश है, वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। क्रियाकलाप 3 देखेंगे बच्चों अब हम कि छाया का बनना, है ना। छाया बनता है, आप सभी जानते हैं। तो छाया का बनना हम क्रियाकलाप 3 के द्वारा समझेंगे बच्चों। आवश्यक सामग्री में हम टॉर्च लेंगे और चाबी लेंगे, ठीक है। टॉर्च जलाकर दीवार पर प्रकाश डालिए। टॉर्च जलाएंगे और हमें उस टॉर्च का जो प्रकाश है वो किस पे पड़े, ऐसा हमें रखना है, तो दीवार पर पड़े, है ना। तो दीवार पर प्रकाश डालिए, प्रकाश डालना है। अब टॉर्च और दीवार के बीच एक चाबी रखिए। दीवार पर चाबी की छाया बन रही है, अर्थात यदि प्रकाश की किरणों के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दें तो प्रकाश की किरणें रुक जाती है ना। हम क्या करते हैं बच्चों, यदि प्रकाश की जो किरण है उनके पथ पर हम कोई और वस्तु रख दें जो अपारदर्शी हो, यानी कि प्रकाश उसमें से पार ना हो पाए, ऐसी वस्तु को रख देंगे तो क्या होता है, ऐसे वस्तु रख दें तो प्रकाश की किरण रुक जाती है, प्रकाश की किरण वहीं पर रुक जाएगी तथा दूसरी ओर नहीं पहुंच पाती, जिससे दूसरी ओर रखे पर्दे यानी कि दीवार पर एक अप्रकाशित क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं, है ना बच्चों। जैसे कि क्या होता है, हम भी जब हम जैसे एक कमरे में हैं, यदि बल्ब जलाए हुए हैं, ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण है हम तक पहुंच रही है, ठीक है, और हम जहाँ खड़े हैं उसके हम क्या हैं, अपारदर्शी हैं, है ना। हमारे में प्रकाश प्रवेश करके दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा सकती है। तो क्या होता है, जब प्रकाश हम पे पड़ती है, हम खड़े हुए हैं,
हम अपने लेफ़्ट या फिर राइट साइड देखते हैं। यदि लेफ़्ट साइड में प्रकाश पड़ रही है, हम राइट साइड देखते हैं बच्चों, तो हमारा जो प्रतिछाया हमारा जो छाया होता है आपको देखने को मिलेगा। हमारा जो परछाई है वो देखने को मिलेगा, है ना। हम देखते हैं कि हमारी परछाई दिख रही है ना। तो हमारा जो परछाई है बच्चों वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है जिस जगह पे, वहाँ पर एक छाया बनती है ना। तो उस क्षेत्र को, उस वस्तु की क्या कहेंगे, छाया कहते हैं। क्रियाकलाप 4 के द्वारा हम समझेंगे। आवश्यक सामग्री में हम मोमबत्ती लिए हुए हैं। एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती का दिया जलाइए। चित्र 11.5 के अनुसार हाथों को जमाइए। आप लोग इस प्रकार से हाथों को जमाना है ना। हम देखते हैं बच्चों 11.5 के अनुसार हाथों को जमाइए और आकृतियाँ बनाइए। छाया किसी सफ़ेद दीवार या पर्दे पर बने तो बेहतर दिखती हैं, अच्छे से दिखाई देंगी। यदि किसी सफ़ेद दीवार पर हम देखेंगे बच्चों, तो वो जो परछाई है बच्चों, वो जो छाया बनती है वो हमें अच्छे से दिखाई देती हैं। अब आप अपने मित्र से छाया से बनी विभिन्न आकृतियों को पहचानने को कहिए। छाया के खेल को और रोचक बनाने के लिए आप अपने मुंह से इन जानवरों की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से पक्षी, है ना, एक बर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि ये कोई बर्ड्स है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं ये हिरण जैसा दिखाई दे रहा है, ये हमें घोड़े जैसा दिखाई दे रहा है, घोड़े का चित्र है टाइप का, है ना। तो इस प्रकार से हमें बच्चों आप लोग अपने हाथ से परछाई बना सकते हैं, है ना। और देख सकते हैं कि ये कौन से जानवर का, कौन से पक्षी का डायग्राम है, और आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं, घर में भी आप लोग करके देखिए किस प्रकार से छाया बनता है ना। और ये छाया कैसे बन पाता है बच्चों, तो जब प्रकाश की किरण हमारे हाथों पर पड़ रही है और हमारे हाथों से यहाँ तक प्रकाश रुक जाती है, यानी कि दूसरी ओर प्रकाश नहीं पहुँच पाती है। जब दूसरी ओर प्रकाश नहीं पहुँच पाती है बच्चों, तो वहाँ पर इस प्रकार से छाया बन जाती है ना। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 5, जिसमें हम आवश्यक सामग्री में एक सीधी छड़ लेंगे, मापक और यानी कि मापक फीता लेंगे, जिसे हम टेप भी कह सकते हैं, मापक फीता भी कहते हैं, और एक छड़ लेंगे जो सीधी छड़ होगी। अपने स्कूल या घर के पास खुली जगह में जहाँ सूरज की रोशनी दिन भर रहती हो, एक छड़ को सुबह 8 बजे सीधा गाड़िए, है ना। हमें क्या करना है, अपने स्कूल या फिर घर के पास ही खुली जगह में जहाँ पर सूर्य की किरण वहाँ पर बहुत मतलब दिन भर पड़ती रहे, ऐसी जगह पर हमें एक छड़ को गाड़ना है 8 बजे, है ना। 8 बजे सुबह में गाड़ना है, और ज़मीन पर जहाँ छड़ की छाया खत्म होती है वहाँ एक निशान लगाएं। तो मापक फीते की सहायता से छड़ के आधार से इस निशान की दूरी मापिए। हमें क्या करना है, एक छड़ जब हम गाड़ देते हैं बच्चों, तो उनकी जो छाया बनती है, इस प्रकार से छाया बन रही है। मान लो ये हमारा जो पेन है, ये मान लो छड़ है ना, खुली जगह में, तो इसकी जो छाया पड़ रही है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे क्या है, छाया है। तो ये छाया कहाँ तक पड़ रही है, ठीक है, उसे हमें नोट कर लेना है, ठीक है, वहाँ पर निशान बना देना है कि ये छाया कहाँ तक पड़ रही है। तो मापक फीते की सहायता से छड़ के आधार से इस निशान की दूरी को हमें माप लेना है कि कितना दूरी है। इस प्रयोग को दोपहर 12 बजे, 2 बजे और शाम 5 बजे भी निशान लगाकर कीजिए तथा छाया की दूरी मापिए। जिस प्रकार से हम 8 बजे गाड़े थे छड़ को, तो हम दूरी को मापे थे उनकी छाया की, उसी प्रकार से हम दोपहर में भी मापेंगे, 2 बजे भी और 5 बजे भी, 12 बजे भी, है ना। तो निशान लगाकर हमें उनकी जो दूरी है छाया की उसे माप लेना है, और क्या करना है, अपने अवलोकन कॉपी में नोट करना है कि कितना है, तथा निम्न प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। छाया की लंबाई सबसे अधिक किस समय थी? छाया किस समय सबसे छोटी थी?
छाया की लंबाई और स्थिति किस पर निर्भर करती है? तो बच्चों जो छाया की लंबाई है और उनकी जो स्थिति है वो किस पर निर्भर करती है? तो समय के अनुसार जब हम उसे नोट करते हैं तो हमें ये पता चलता है बच्चों कि जो सुबह का टाइम होता है ना, जब प्रकाश बहुत अधिक पड़ती है उस समय छाया भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं बच्चों, है ना। तो हम देखते हैं कि छाया की लंबाई सबसे अधिक किस समय थी? तो सबसे अधिक हमें दिखाई देंगी बच्चों सुबह के टाइम पे, है ना, जब सूर्य की जो किरण है हम देखते हैं बच्चों, जब आप लोग करके देखेंगे ये क्रियाकलाप को करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा या तो सुबह या फिर दोपहर के टाइम, है ना। ये दो टाइम पे हमें पता चलेगा कि छाया की लंबाई सबसे अधिक होती है। छाया किस समय सबसे छोटी थी उसे हम जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा बच्चों। जहाँ तक हमें पता है कि जो छाया है, छाया की लंबाई है वो शाम टाइम पे छोटी होती है। और छाया की जो लंबाई और स्थिति किस पर निर्भर करती है? तो ये प्रकाश के ऊपर निर्भर करती है बच्चों, छाया की लंबाई और उसकी स्थिति, ठीक है। यदि प्रकाश बहुत अधिक पड़ती है तो छाया की लंबाई भी अधिक होती है बच्चों, और उस यानी कि जो प्रकाश है उनकी स्थिति पर छाया की लंबाई निर्भर कर रही है। अब हम देखते हैं 11.4 प्रच्छाया और उपछाया, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों प्रच्छाया और उपछाया के बारे में। 11.4 प्रच्छाया उपछाया। चित्र 11.6 में एस प्रकाश का एक बड़ा स्रोत है ना। एस जो है प्रकाश का बड़ा स्रोत है तथा वस्तु ए बी को स्रोत एस और पर्दे पी के बीच में रखा गया है। आप लोग यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये एस है ना, जो प्रकाश का एक बड़ा स्रोत है, ठीक है बच्चों। ये प्रकाश का बड़ा स्रोत है एस हमारा, तथा वस्तु ए बी। हम यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर क्या है, एक वस्तु रखी गई है जो स्रोत एस और पर्दे पी। ये जो हमारा पी है बच्चों, ये एक पर्दा है जो कि पी नाम दिया गया है, पी के बीच में रखा गया है पर्दे के सीडी भाग में, है ना। पर्दे के जो सीडी भाग है, ये वाला भाग देखते हैं तो सीडी भाग में प्रकाश की कोई भी किरण नहीं पहुंच पाती है। आप लोग ये डार्क कलर भी देख सकते हैं। ये सीडी भाग में प्रकाश की जो कोई भी छाया नहीं पहुंच पा रही है ना। इधर प्रकाश की किरण पहुंच रही, इधर भी प्रकाश की किरण पहुंच रही, मगर जो वस्तु जितनी दूरी पर है उस वस्तु के दूसरी पर्दे पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रही है, जो प्रकाश की किरण है। इसलिए इस भाग में पूरा अंधेरा होता है। इसे वस्तु की पूर्ण छाया या प्रच्छाया कहते हैं, है ना। जहाँ प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुँचती है बच्चों, तो वहाँ पर जो वस्तु है उसकी दूसरी ओर यानी कि पर्दे पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुँचती है, इस कारण से वो पूरा अंधेरा होता है ना। तो इस पूर्ण वस्तु की जो पूर्ण छाया या प्रच्छाया यानी कि जो अंधेरा होता है, पूरा भाग उसका अंधेरा होता है, इसे वस्तु की पूर्ण छाया या फिर प्रच्छाया कहते हैं, है ना। यहाँ पर प्रच्छाया भी लिखा हुआ है या फिर पूर्ण छाया भी आप लोग कह सकते हैं। परंतु ई, सी और ई, है ना, सी और ई वाले भाग को देखेंगे और डी और एफ वाले भाग को देखेंगे बच्चों। तो भाग में प्रकाश की कुछ किरणें बहुत पहुंच जाती हैं, कुछ किरणें पहुंच रही हैं यहाँ पे। इसलिए इन भागों में धुंधली सी छाया बनती है। इन भागों को क्या कहते हैं, उपछाया कहते हैं। इनमें धुंधली सी छाया बन रही है बच्चों, इसलिए इस भाग को हम उपछाया कहते हैं, है ना। और जिसमें पूर्ण अंधेरा होता है उसे प्रच्छाया कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपका उपछाया और प्रच्छाया। अब हम देखते हैं 11.5, जिसमें हम ग्रहण, आप सभी जानते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगते हैं, है ना। तो ये ग्रहण के बारे में आप लोग सुने हैं। तो आज हम ग्रहण के बारे में स्टडी करेंगे। हम प्रतिदिन पृथ्वी के तल पर
कई वस्तुओं की छाया बनते देखते हैं, है ना। प्रतिदिन हम हर दिन देखते हैं बच्चों, पृथ्वी के तल पर किसी भी हम वृक्ष को देखते हैं या फिर कोई वस्तु रखी हुई है, उनकी छाया जरूर बना होता है, हम देखते हैं हर दिन, है ना। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की छाया अंतरिक्ष में बनती है ना। जिस प्रकार से हम पृथ्वी पर रहते हैं बच्चों, और पृथ्वी के तल पर हमेशा हर वस्तुओं की या फिर किसी भी चीज़ की छाया बनते हुए दिखाई देता है, इसी प्रकार से जो अंतरिक्ष है बच्चों, पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की छाया कहाँ बनती हैं? अंतरिक्ष में बनती हैं, है ना। तो पृथ्वी यानी कि जहाँ हम रहते हैं, इनकी प्रछाया कहाँ पड़ती है? अंतरिक्ष में पड़ती है। चंद्रमा की, सूर्य की प्रछाया, ये सभी कहाँ पड़ती हैं? अंतरिक्ष में, है ना। तो छाया को देखना तभी संभव होता है जब वह किसी सतह पर पड़े, है ना। हम छाया को कब देख सकते हैं, कब देखना संभव है बच्चों? जब वह किसी सतह पर पड़ेगा तब हम उसे देख सकते हैं। बहुत ऊंचाई पर उड़ती हुई चिड़ियों की छाया, है ना, बहुत ऊंचाई पर उड़ती हुई चिड़ियों की छाया पृथ्वी की सतह पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि चिड़ियों की छाया पृथ्वी की सतह से पर्याप्त ऊंचाई पर होती है और उपछाया भी पृथ्वी की सतह तक नहीं आती है ना। जबकि कम ऊंचाई पर उड़ती हुई चिड़ियों की छाया पृथ्वी की सतह पर देखी जा सकती है। ठीक है बच्चों, यदि कम ऊंचाई होगी तो हम चिड़ियों की जो छाया होती है उन्हें देख पाएंगे, और जो बहुत अधिक पृथ्वी की सतह से पर्याप्त ऊंचाई पर होगी, है ना, तो हम उसकी जो छाया है उसे नहीं देख पाएंगे। उप छाया भी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पा रही है इस कारण से। पूर्णिमा की रात, है ना, आप लोग जानते हैं अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात आप सुन चुके हैं। ये क्या होता है? पूर्णिमा और अमावस्या हर मंथ में, है ना, 15 दिन पूर्णिमा होता है और 15 दिन अमावस्या होता है। ठीक है बच्चों, ये हर मंथ में पूर्णिमा आती है, हर मंथ में अमावस्या आती है। तो पूर्णिमा की रात में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है ना। आप लोग डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये हमारा चंद्र ग्रहण और ये हमारा सूर्य, है ना, किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो पृथ्वी है, और यहाँ सूर्य ग्रहण में हमारा सूर्य है और पृथ्वी है, और सूर्य और पृथ्वी के मध्य में हमारा क्या है? चंद्रमा है। तो इस डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, जब पूर्णिमा की रात होती है तो पूर्णिमा की रात में जो पृथ्वी होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। कभी कभी जब तीनों एक ही तल पर एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा सूर्य द्वारा बनी पृथ्वी की प्रछाया में से होकर गुजरता है। चित्र 11.7। इन स्थिति में पृथ्वी के किसी भी हिस्से से चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता जो पृथ्वी की प्रछाया में होकर होता है। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर क्या हो रहा है? इधर हमारा सूर्य है, इधर हमारा चंद्रमा है, और बीच में क्या होता है? पृथ्वी, है ना। तो बीच में जब पृथ्वी होता है तो कौन सा ग्रहण लगता है बच्चों? चंद्र ग्रहण लगता है ना। क्योंकि जो इसमें क्या होता है, चंद्रमा सूर्य द्वारा जो बनी पृथ्वी की जो प्रछाया होती है, प्रछाया में से होकर गुजरता है ना। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है क्या होती है? पृथ्वी। तो कभी कभी जब तीनों एक ही तल पर, है ना, एक ही तल पर, तीनों एक ही तल पर एक सीधी रेखा में होते हैं, तब जो चंद्रमा है सूर्य द्वारा जो बनी पृथ्वी की, सूर्य द्वारा क्या बनती है बच्चों? सूर्य द्वारा बनी पृथ्वी की प्रछाया में से होकर गुजरता है ना। इस स्थिति में क्या होता है बच्चों? पृथ्वी के किसी भी हिस्से से चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा का वह भाग हमें नहीं दिखाई देता है जो पृथ्वी की प्रछाया में होता है। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार से जो सूर्य की किरण है ना, वो पृथ्वी, कभी कभी जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की प्रछाया में से होकर गुजरता है तब इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट्स है बच्चों, है ना, जो आधा भाग हमें नज़र नहीं आता,
पूरा काला दिखाई देता है तो ये हमारा अर्धचंद्र ग्रहण कह सकते हैं। और जो पूरा भाग हमें नहीं दिखाई देगा चंद्रमा का तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, है ना। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी की प्रछाया में से होकर गुजरता है तब इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा का कुछ हिस्सा पृथ्वी की प्रछाया में से गुजरता है तब यह खंड चंद्र ग्रहण कहलाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है ना। अमावस्या के दिन क्या होता है बच्चों, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है। किस दिन, अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। कभी कभी जब तीनों के केंद्र एक ही तल पर एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा द्वारा सूर्य का कुछ हिस्सा ढक लिए जाने के कारण वह पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, है ना। वो पृथ्वी से हमें दिखाई नहीं देता। चंद्रमा के कारण क्या होता है, सूर्य के कुछ हिस्से ढक जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें सूर्य के कुछ भाग नहीं दिखाई देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है बच्चों। पृथ्वी का वह क्षेत्र जो चंद्रमा की प्रछाया में आता है और जहाँ चंद्रमा द्वारा सूर्य को पूरी तरह ढक लिया जाता है वहाँ सूर्य ग्रहण होता है ना। और वह क्षेत्र जहाँ सूर्य आंशिक रूप से, यानी कि आंशिक बहुत कम, है ना, जहाँ सूर्य आंशिक रूप से दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है, वहाँ खंड सूर्य ग्रहण होता है। जब कभी खंड या पूर्ण चंद्र ग्रहण हो तो उसे आप उचित दृश्य सामग्री का उपयोग कर अवश्य देखें, है ना। हमें डायरेक्टली नहीं देखना है बच्चों, उचित दृश्य सामग्री लेना है। या तो आप एक कोई भी वस्तु ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं और उस पानी में हमें वो सूर्य दिखाई दे सकते हैं, किस प्रकार से वो खंड के रूप में दिखाई दे रहे हैं या पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहे हैं, आप लोग स्वयं देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण को सीधे देखना आँखों के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। किसी पर्दे या दीवार पर बने सूर्य के प्रतिबिंब की सहायता से सूर्य ग्रहण को देखना सदैव सुरक्षित होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं बच्चों। इसके लिए एक भुट्टे पर बारीक गोल छिद्र बनाइए। अब इसे सूर्य की किरणों के लंबवत रखते हुए सूर्य की ओर पीठ करके दीवार पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। इसे दूरदर्शन के सीधे प्रसारण द्वारा भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। प्रछाया और उपछाया में अंतर, इसे आप लोग होमवर्क में बनाकर दिखाएंगे। और पूर्ण तथा खंड चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, इन्हें आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है बच्चों। होमवर्क करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।